अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। रस्सी जल गई लेकिन भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बल अभी तक नहीं गए। गुज़िश्ता रोज़ अपनी कौम से खिताब के दौरान नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर पाकिस्तान को गीदड़ भभकियों से ललकारने की कोशिश की। नरेंद्र मोदी का अपने खिताब में कहना था कि हम किसी एटमी ब्लैक मेलिंग में नहीं आएंगे, बल्कि अगर भारत पर दोबारा हमला हुआ तो इसका भरपूर जवाब देंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की इस गैर जिम्मेदाराना तकरीर के बाद ये खदशा जाहिर किया गया है कि भारत अपनी खफगी मिटाने के लिए सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तान पर एक बार फिर हमला आवर होना चाहता है। पाकिस्तान में भी हालिया सीज़ फायर के हवाले से तशवीश पाई जाती है कि कहीं ये सीज़ फायर महज वक्त हासिल करने के लिए दुश्मन और उसके हिमायतियों की एक चाल तो नहीं है ताकि भारत को न सिर्फ पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से बचाया जा सके बल्कि उसके खिलाफ मतलूबा इमदाद फराहम करने के लिए वक्त भी मिल जाए। पाक भारत हालिया कशीदगी में पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ने न सिर्फ इंतहाई कलीदी किरदार अदा किया है बल्कि दुश्मन के मौलिक हथियारों को मुकम्मल तौर पर बेसूद करके रख दिया। जंग के आगाज पर पाक फिजाइया के हाथों बदतरीन शिकस्त खाने के बाद दुश्मन का इन्हिसार सिर्फ उसके मिसाइलों और ड्रोन्स तक ही महदूद होकर रह गया, लेकिन पाकिस्तान दुश्मन की इस चाल से न सिर्फ बाखबर था बल्कि पूरी तैयारी के साथ घात लगाए बैठा था। पाकिस्तान ने दुश्मन के इन हथियारों को तबाह नहीं किया बल्कि साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स की मदद से दुश्मन के मौलिक ब्रह्मोस मिसाइलों को और जदीद ड्रोन्स को अपने अहदाफ तक पहुंचने से पहले ही अंधा, बहरा और बेसिमत करके मुकम्मल तौर पर नाकारा बना दिया। माहिरीन के मुताबिक ब्रह्मोस मिसाइल जैसे ही पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हुआ, पाकिस्तानी सिस्टम्स ने उसके सैटेलाइट कम्युनिकेशन और जीपीएस नेविगेशन और को जैमिंग और स्पूफिंग से उलझा दिया। नतीजतन कुछ मिसाइल हदफ से भटक कर गैर आबाद इलाकों में जा गिरे तो कुछ सरहद पार तक चले गए। यूं दुश्मन की इस चाल को भी पाकिस्तान के सूरमाओं ने नाकाम बना दिया, जिसके बाद दुश्मन बौखलाहट का शिकार हो गया जबकि दुनिया पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों की मोतरफ हो गई। नरेंद्र मोदी की हालिया तकरीर पर पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने शदीद तशवीश का इजहार करते हुए इसे हालिया कशीदगी को खतरनाक हद तक बढ़ाने के मुतरादिफ करार देते हुए आलमी बरादरी से फौरी इसका नोटिस लेने का मुतालबा किया है। थोड़ा सा बात करेंगे जो तकरीर की है इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने उसके हवाले से। उसके अंदर कुछ बड़ी ही इस तरह की इंपॉर्टेंट बातें हैं कि जिनको अगर गौर किया जाए तो ऐसा लगता है कि वो फिर से कहीं ना कहीं धमकी ही दे रहे थे पाकिस्तान को और अपनी खिफत मिटाने के लिए वो बहुत बड़ी ऐसी बातें और क्लेम्स करके जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है अलबत्ता मेरे ख्याल है दैट गिव इट ऑल अवे कि जो असल कैफियत है वहाँ पर वो क्या है, वो अगर आप उनके चेहरे को, उनके एक्सप्रेशंस को देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत इस वक्त मौजूद हैं उनसे थोड़ा सा एक डिटेल एनालिसिस हम करवाने की कोशिश करेंगे इस पूरी सूरत हाल की पोस्ट द फियास्को दैट हैपेंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं सीनियर दिफाई तज्जियाकार हैं जनरल रिटायर्ड समरेज सालिक साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका आपके वक्त के लिए। सर अभी जैसे इब्तदाई में मैंने कहा थोड़ा सा नरेंद्र मोदी साहब की तकरीर का एक बेसिक सा ओवरव्यू कर लें। बॉडी लैंग्वेज कुछ और कह रही थी, कांपते हुए हाथ कुछ और कह रहे थे, टोन कुछ और कह रही थी, लेकिन जो अल्फाज थे वो शायद ज़ाहिर है पब्लिक कंजम्पशन के लिए थे, वो बिल्कुल कुछ और कह रहे थे। धमकी दे के गए हैं वो दोबारा, आपके ख्याल में आप कैसे देखते हैं उनकी तकरीर? मैम थैंक यू वेरी मच फॉर गेटिंग मी ओवर। एंड देखिए इंडिया इस वक्त पर्टिकुलरली प्राइम मिनिस्टर मोदी बहुत बुरी तरीके से फ्रस्ट्रेटेड है और घबराहट की हालत में है। उनको बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं बाहर की दुनिया के लेवल पे और इंटरनली ऑल्सो। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें कि आरएसएस के जो वो हैं एक्सट्रीमिस्ट हैं उन्होंने थ्रेट किया है कि हम मोदी को एलिमिनेट कर देंगे। उसके अलावा आरएसएस एक मीटिंग कॉल की उन्होंने हाई लेवल की जिसमें मोदी को नहीं इनवाइट किया। मोदी जो है वो उसने अपनी एक्टिविटीज़ कन्फाइन कर ली हैं अपने ये जो है डिजिटल एक्टिविटीज़ एंड ही इज़ नॉट मीटिंग मैनी पीपल। आज उन्होंने अदमपुर बेस को विजिट किया, उसके ऊपर भी ही डिड नॉट ट्रस्ट पीएफ उसको ट्रस्ट नहीं किया और ही इज़ कास्टिंग डाउट्स ऑन इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ है जो कि सिख हैं। तो इन हालात में मैं ये समझता हूँ कि एक तरफ हंसी भी आती है कि मार इतनी पड़ी है कि रो रहे हैं अभी। जैसे आपने शुरू में कहा कि रस्सी जल गई है लेकिन बल नहीं गया। सॉर्ट लूजर्स साबित हुए हैं, मतलब हारे भी थोड़ी ग्रेस के साथ। मुझे हमारे बुजुर्ग कहते होते थे, एक वो स्टोरी सुनाते थे दिल्ली के बांके, जो इन पे बहुत एप्लीकेबल है। सख्त सर्दी में दिल्ली के बांके दिल्ली की गलियों में मलमल के कपड़े पहन के तो रात की सर्दी में वो वॉक करते थे और जो साइड पे विंडोज़ होती थी वहाँ से उनके ऊपर पानी फेंका जाता था ठंडा और वो मजीद अकड़ते थे बजाय इसके कुछ सर्दी डिस्प्ले करने की सर्दी लग रही और अकड़ते थे कि हमें सर्दी नहीं लग रही। तो दे वर नोन एज दिल्ली के बांके। ये वो दिल्ली के बांके हैं कि इतनी बुरी तरीके से इन्हें मार पड़ी है हर लिहाज से, हर डिपार्टमेंट में, पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक। लेकिन ये है कि वो अकड़ नहीं ख़त्म हो रही। जो उन्होंने थ्रेट्स दी हैं
डेफिनेटली अपने अपने गार्ड जो है वो लोड नहीं करने, क्योंकि एक फ्रस्ट्रेटेड एंशियस एनिमी से कुछ भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरी ये असेसमेंट है कि जो कुछ इंडिया के साथ हुआ है, अभी वो ये करेंगे कि अपनी जो इनएडिक्वेसीज हैं जिसकी वजह से उनको ये सारी बीटिंग हुई है, उनको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। फॉर क्वाइट सम टाइम वी हैव मेड देम रेस्ट इन पीस। इसके बाद शायद कोई साल 2 साल बाद, बहुत छोटा टेम्पररी पॉज तो नहीं लग रहा आपको? नो, इट इज नॉट टेम्पररी। आई थिंक मीडियम टर्म में दे विल नॉट टेक एनीथिंग लाइक दैट। क्योंकि मुझे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने कल अपनी तकरीर में एक जगह पे पॉज का लफ्ज इस्तेमाल किया है। ये डेफिनेटली उस तरह की बातें करेंगे जो उनकी एंजाइटी और फ्रस्ट्रेशन शो करती है। लेकिन आप देखें कि मतलब सी देयर कंडीशन, अभी किस डिपार्टमेंट में आपने उन्हें बीट नहीं किया? फिजिकल डोमेन, सोशल, ये जो है मीडिया डोमेन, साइबर डोमेन, साइकोलॉजिकल डोमेन, हर डोमेन में आपने बीट किया। और बर्री बहरी फजाई वो वाली तो मेरा ख्याल है वो बहस खत्म ही हो जानी चाहिए। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने की है उसके बाद हमने तो दुनिया को विद विजुअल्स विद फैक्ट सब कुछ बता दिया है, वो आइमा शाइन कर रहे हैं। अब उसकी प्रायोरिटी 2 उसके मेन कंसर्न होंगे। वन इज सर्वाइवल, कि वो खुद सर्वाइव करे, पॉलिटिकल जो उसको बहुत बड़ा चैलेंज है। सेकंड उसकी नजर में होंगे नवंबर के इलेक्शंस, जो कि बिहार में तो गए। अगर वो वो तो गए, वो इसीलिए तो ये सारा कुछ किया, पता नहीं उस तक सर्वाइव भी करता है ये नहीं। ह्यूज क्वेश्चन। तो ये सिर्फ अपनी पब्लिक को के जो गुस्सा है, गम और गुस्सा है, उसको एड्रेस करने के लिए कभी वो ट्रंप को मतलब अलर्ज कर रहे हैं, कभी वो सऊदी अरेबिया पे चढ़ाई करते हैं, कभी ईरान पे चढ़ाई करते हैं। सो दे आर लाइक अ रैबिट डॉग, सॉरी फॉर यूजिंग दिस वर्ड, कि वो हर किसी को काटने के चक्कर में। और अब तो इंटरनेशनल मीडिया ने भी रिपोर्ट कर दिया, वो चाहे जो मर्जी कहें, कौन भागा भागा किसके पास गया, मेरे ख्याल है वो भी अब बात जो है वो खुल के सामने आ गई है। सर, जहाँ पे हम कह रहे हैं हमने उनको हर फ्रंट पे जो है वो जिच किया, उनको शिकस्त खुर्दा किया, ये भी आपका नहीं ख्याल कि बहुत बड़ी शिकस्त जो हुई ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग एल्स वो डिप्लोमेटिक थी? ये वही भारत है जो हर मसले में कहता था कि हमारा आपसी सारा मसला बायलैटरल है, हम किसी की बात नहीं सुनेंगे। लेकिन सीज फायर भी जाके अमेरिका ने करवाया, और मैं बार बार ये बात कर रही हूँ कि उन्होंने इस काबिल भी नहीं समझा कि अनाउंस भी करने देते उनको। उन्होंने कहा अनाउंस भी हम करेंगे सीज फायर को। एग्जैक्टली। सो ये वो स्टेज थी कि जब अभी देखें ओवरऑल अगर आप देखें तो हमारी तरफ यूनिफिकेशन का इफेक्ट आया, यकजहती आई, उस तरफ डिवीजन का इफेक्ट आया। उनकी आर्म फोर्सेस में डिवीजन, उनके माशरे में डिवीजन, सिखों ने लड़ने से इनकार कर दिया। सो मोदी जो है वो वर्चुअली एक जो क्लेम करता था कि मैं बड़ी टावरिंग पर्सनालिटी हूँ, तो वो दैट ही हैज बीन रिड्यूस्ड टू अ ड्वार्फ इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली। वेयर एज कन्वर्सली पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इस कॉन्फ्लिक्ट से पहले अगर हमारे कुछ मसाइल थे वो सारे एड्रेस हो गए हैं, और हम यकजहती के साथ एक कौम बन गए। और रीजन के अंदर हमारी रेलेवेंस, डिटरेंस का बार हमने बहुत ऊपर ले गए हम यहाँ पर इस रीजन के अंदर। तो मेरा ख्याल है हमने उन चीज़ों को भी रीअसर्ट कर लिया जब जंग हम पर इम्पोज की गई, हमने नहीं मांगी थी ये जंग। अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए, क्योंकि अगेन वो ट्रंप की इन्वॉल्वमेंट और फिर जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ट्वीट के अंदर कश्मीर का जिक्र कर दिया, उससे भी वो बड़ा तिलमिलाए हैं, उनको अब समझ नहीं आ रही, उनकी चीखें बहुत ऊंची निकल रही हैं। उन्होंने कल अपनी तकरीर में कहा जी कि हम पाकिस्तान से अगर बात करेंगे तो वो जो उनका पुराना एक स्टैंड है कि दहशतगर्दी पे करेंगे, जो उनका क्लेम है कि यहाँ से वहाँ पर की जाती है, हालांकि बिल्कुल उल्टा, और हमारे पास हार्ड फैक्ट्स हैं टू प्रूव दैट। और दूसरा उन्होंने कहा कि हम कश्मीर पर बात करेंगे लेकिन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर बात करेंगे। सो अब ये भी जो वो बातें कर रहे हैं, आपको मुज़ाकरात के टेबल पर जाते हुए पहले तो हम नजर आ रहे हैं, और अगर आ रहे हैं तो आपको लगता है कि कोई रियल इश्यूज पर बात हो सकेगी? मेरी एप्रीहेंशन ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप इंडिया उनका एक नेचुरल स्ट्रेटेजिकल आय है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, उनका मतलब एक पुलिसमैन है ऑन बिहाफ ऑफ द यूएस। अब प्रेसिडेंट ट्रंप को प्रिवेल करना पड़ेगा इंडिया पे कि वो टेबल पे आए। मेरा ये कंसर्न है कि जैसे पहले हमेशा से उन्होंने राय फरार इख्तियार किया, इस दफ़ा भी वो ये करेंगे। शुरू में जो ही प्रेसिडेंट ट्रंप का ट्वीट आया है तो जयशंकर का ट्वीट आया था कि हमने कोई ऐसी कमिटमेंट नहीं दी कि हम टॉक्स करेंगे। फिर उसके बाद एक नया वर्जन आया कि हम करेंगे, लेकिन ये कि जो पाकिस्तान का कश्मीर है उस पर करेंगे। तो ये उसकी एज यूजुअल हटदर्मी और डटाई है। वेयर एज मैं समझता हूँ कि दुनिया को भी रियलाइज़ करना चाहिए कि कश्मीर डिस्प्यूट वाहिद डिस्प्यूट है जिसने कि ना सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया की पीस को हॉस्टेज बनाया हुआ है, पूरा साउथ एशिया इसकी वजह से सफ़र कर रहा है। साउथ एशिया हैपेंस टू बी लीस्ट इंटीग्रेटेड रीजन ऑफ द वर्ल्ड। 500 मिलियन लोग यहाँ पे पॉवर्टी लाइन से बिलो, हाईली पॉपुलेटेड, लेकिन ये और दूसरा ये कि आए दिन कश्मीर डिस्प्यूट दुनिया को न्यूक्लियर एक्सचेंज के धाने पे ले जाता है।
तो द वर्ल्ड हैज़ टू रियलाइज कि एक तरफ ये डिस्प्यूट है, दूसरी तरफ इंडिया का एक माइंडसेट है कि हर दूसरे दिन वो एक स्टेज मैनेज, एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हैं, पाकिस्तान पे चढ़ाई करने की कोशिश करते हैं, और पूरी दुनिया, होल वर्ल्ड इज होल्डिंग इट्स ब्रेथ कि कहीं न्यूक्लियर लड़ाई ना हो जाए, जो अभी भी हुआ। अभी हमने जो अभी कुछ दिनों पुरानी बात है, आपने कहा पुलिसमैन है, उनके बिहाफ पर रीजन के अंदर बदल नहीं देना चाहिए। अब तो वो कहते हैं ना, वो सस्पेंड कर दें, निकाल दें नौकरी से, अब तो कुछ करना चाहिए। आपने ख्याल मैं ये देखता हूँ कि कोई मुझे ऐसा डिपार्टमेंट नहीं नजर आता जिस पे इंडिया ने गेन किया हो। Even US will be suspicious of India now कि हम किसके ऊपर बैट लगा रहे हैं। मैं ये जो कह रही हूँ कि अब तो मेरे ख्याल है नौकरी से निकाल देना चाहिए उस पुलिसमैन को, क्योंकि देखे ना उन्होंने एक ही उसके अंदर किस किस को एम्बैरस किया, फ्रांस को एम्बैरस किया, रूस को एम्बैरस किया, इजराइल को एम्बैरस किया, अमेरिका को एम्बैरसमेंट बचने के लिए बीच में आके इंटरवीन करना पड़ा। सो आई थिंक वो उस पर ना वो नजरसानी करने की जरूरत है। सर जो भी हम बात कर रहे थे ना कि दोनों ममालिक का पीस आपस में और रीजन का पीस जो है वो एट स्टेक होता है, फ्लैश पॉइंट है कश्मीर इस रीजन के अंदर एक, और उसको रिजॉल्व होना चाहिए। लेकिन आपने भी इस बात से इत्तेफाक किया कि वो आते हुए नजर तो नहीं आ रहे फिलहाल मुज़ाकरात के मेज़ के ऊपर। इन दोनों ममालिक के दरमियान गिवन ऑल दीज फैक्टर्स किसी भी किस्म की जियो इकोनॉमिक्स को प्रमोट करना, कोई आपस में ट्रेड, म्यूचुअल ट्रेड को प्रमोट करना, किसी कल्चरल एक्सचेंज की बात करना, आपको लगता है कोई करने वाली बात भी है? अब आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन कि अगला प्लेयर अगर थोड़ा रैशनल हो तो आप ऐसी बातें कर सकते हैं। एक इर्रेशनल प्लेयर के साथ अब तो वो पागलपन की हद पर पहुंच गए हैं। क्या ये बातें हम जो करते रहते हैं, किताबी बातें नहीं लगती हैं आपको? मैं देखें, अगर साउथ एशिया को पैनलाइज करें ना, एक तो सबसे बड़ा साउथ एशिया के साथ स्ट्रक्चरल इशू है। चांकिया कुटेलिया जो इनका बाबा है, उसने कहा था कि जब एक बड़ा जायंट होगा और उसके इर्द छोटे मुल्क होंगे तो वही हालत होगी जैसे बड़ी मछली छोटी मछलियों को खा जाती है। तो ये तो स्ट्रक्चर है कि इंडिया एक जायंट है, उसके इर्द गिर्द छोटे मुल्क हैं, किसी को भी वो चैन नहीं करने देता। इनके अपने एक एक्स एम्बेसडर रहे हुए हैं राजीव शिकरी, उन्होंने कहा था कि इंडिया सफर्स फ्रॉम एन इमेज ऑफ अगली बिग ब्रदर जो कि बुरिश है, कॉन्डिसेंडिंग है और ओवरबेयरिंग है टुवर्ड्स इट्स नेबर्स। ये तो स्ट्रक्चरल इशू हो गया। सेकंड ये है कि यहाँ पे इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है कि ये फ्रेगमेंटेड है। इंडिया हमारे लिए बैरियर है, हम एक्सेस नहीं कर सकते भूटान, नेपाल और बांग्लादेश को। हम इंडिया के लिए बैरियर हैं, दे कैन नॉट एक्सेस ईरान एंड अफगानिस्तान। अफगानिस्तान परपेचुअल कॉन्फ्लिक्ट है, हम आगे नहीं जा सकते। इसकी वजह से जब मैं कहता हूँ कि साउथ एशिया लीस्ट इंटीग्रेटेड रीजन है, तो 6% ट्रेड हम आपस में करते हैं, ये रीजन साउथ एशिया, और 94% ट्रेड हम बाहर करते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, जो रीजन के अंदर टेलीफोन कॉल्स हैं वो सिर्फ 7% है, वेयर सिमिलर डाटा जो है आसियान का वो 71% है। सो जब हमारी कनेक्टिविटी नहीं होगी, जब हम एक दूसरे के साथ लड़ रहे होंगे, तो क्या हमने म्यूचुअल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करनी है? जो मैं समझता हूँ कि इंडिया को इसका एहसास होना चाहिए। इंडिया इज द मेन रीजन जिसकी वजह से ना सार्क जो है वो ग्रो कर सका, ना इस रीजन में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुई है। और अब जबकि चाइना की ऑप्शन आ रही है, तो मैं ये समझता हूँ कि इंडिया जो है वो फ्यूचर में फर्दर आइसोलेट होगा। आप समझते हैं इट्स अ बिग, जो एक फैक्टर लोगों के ज़हनों में होता है ना, जिसकी वजह से ये सवाल आता है कि वो क्या होगा आइसोलेट के नहीं, वो इसलिए आता है कि इट्स सच अ बिग कंज्यूमर मार्केट कि दुनिया का एक इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो है ना, वो आप उस इंटरेस्ट को डिनाई या निगेट नहीं कर सकते। एब्सोल्युटली। लेकिन होगा ये कि वो नेबर्स जिसके साथ ये इसका एटीट्यूड बहुत अच्छा नहीं रहा थ्रू आउट सिंस 1947, इंडिया एक रिविजनिस्ट स्टेट रही है और उसने एरियाज को एनेक्स किया, स्टार्टिंग फ्रॉम गोवा, जूनागढ़, देन ये जो है सिक्किम को किया, अब लास्टली उसने कश्मीर को किया। तो उसने हर किसी को इर्द गिर्द परेशान रखा है। सो ये मुल्क जब इनको, जैसे मैंने कहा कि दे लुक आउटवर्ड, इनको जब चाइना की ऑप्शन मिल रही है, इस कॉन्फ्लिक्ट में मैं आपको बताऊंगा कि दो ट्राइकाज इमर्ज हुए हैं। एक ट्राइका है यूएस, इंडिया एंड इजराइल, और दूसरा ट्राइका है चाइना, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। इंडिया को रियलाइज करना चाहिए कि उसके जो पार्टनर्स हैं वो डिस्टेंट पावर्स हैं। हाँ। जो हमारे पार्टनर्स हैं वो रीजन में हैं। बिल्कुल रीजन के अंदर है, तो उसका वो किसको फायदा होगा। लेकिन अभी वैसे हम इस पे बात कर चुके हैं, बट ये ट्वीट मेरे सामने आ गई तो मुझे ख्याल आया आपसे जरूर। जफर हिलाली साहब हैं सर, सीनियर सफीर रहे हैं, तजिया भी करते हैं, गहरी नजर भी है उनकी। वो जो बात अभी आप करते हैं ना, आपने कहा कि आपके ख्याल में कि उनको रेस्ट इन पीस कर दिया हमने कुछ अर्से के लिए। जफर हिलाली साहब का पॉइंट ये, वो कह रहे हैं कि कोई 10-12 दिन का सीज फायर है, वो रीग्रुप कर रहे हैं, बल्कि वो तो कुछ इस तरह की बातें भी कर रहे हैं कि वहाँ पर जो है उनको रीस्टॉक करने के लिए वहाँ पे कोई मूवमेंट भी है अनयूजुअल किस्म की, कुछ इस तरह के कार्गो प्लेन्स हैं जो जिनकी कांस्टेंट वहाँ पे मूवमेंट जो है वो कह रहे हैं कि रिपोर्ट की जा रही है। हो सकता है कोई ऐसी पॉसिबिलिटी? देखिए, मैं सीज फायर कोऑर्डिनेट करने वाले ही शायद मदद करने के लिए वक्त ले रहे हैं। मैंने जफर हिलाली साहब का मैंने ये ट्वीट देखे हैं ये मैं इस थ्योरी को नहीं मानता। मेरी जाती असेसमेंट बिकॉज देखें, बात ये है कि
कहा ये जा रहा है कि यूएस इजराइल के एयरक्राफ्ट आ रहे हैं और उनकी जो है वो स्टॉक कर रहे हैं, उनको वेपन एम्युनिशन दे रहे हैं, दैट दे विल डेफिनेटली डू, वो करेंगे, जरूर करेंगे, बट नॉट फॉर इमीडिएट, कोई इमीडिएट उसका नहीं। नॉट फॉर पानी की वजह से भी सनी, जब उन्होंने कल जहाँ इतनी सारी बातें की, उन्होंने ये भी कहा कि खून और पानी साथ नहीं बह सकते, धमकी है इसके अंदर। वो तो है, लेकिन देखिए बात ये है कि कुछ रियलिटीज हैं। अब पानी को कितना रोक लेंगे, उनके पास कैपेसिटी नहीं है पानी होल्ड करने की, बाल्टी में भर के तो नहीं लेके जा सकते उस पानी को, तो उन्होंने, और उसके अलावा ऑप्शन ही कोई नहीं, वाटर हैज टू कम डाउन। ये डेफिनेटली बात है कि मुश्किलात हमारे लिए डेफिनेटली होंगी, लेकिन ये कि जब ये नेगोशिएटिंग टेबल पे आई एम श्योर इन्हें आना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द ट्रम्प, बिकॉज ट्रम्प ने यहाँ तक कहा कि मैं इनके साथ ट्रेड नहीं करूंगा अगर इन्होंने ना किया, तो इट विल बी आइडेंटिफाइड कि दोनों में से हु इज द बैड बॉय। अगर ये रिफ्यूज करते हैं टॉक से, तो वर्ल्ड विल नो कि हु इज द बैड बॉय आउट ऑफ द टू। पाकिस्तान तो शुरू से कह रहा है न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करवा लो, ये कर लो, आई एम रेडी फॉर एवरीथिंग, क्योंकि हमारी साइड क्लीन थी। और आए आखिर में उसी बात के ऊपर, लेकिन जिसकी साइड डर्टी है वो छुपाने की कोशिश करता है। तो वंस ही विल बी आइडेंटिफाइड एज अ बैड बॉय, तो 130 बिलियन की ट्रेड है यूएस के साथ, दैट यूएस इज अ सुपर पावर। एंड सेकेंडली ये कि अगर पाकिस्तान रिलाई कर सकता है चाइना के ऊपर एज एन अल्टरनेट, इंडिया के पास कोई ऑप्शन नहीं टू गो एल्सवेयर, किसके पास जाएगा? ही कैन नॉट गो टू चाइना। डिस्प्लेजर तो यूएस का वैसे भी नहीं बर्दाश्त कर सकते, और अब नई एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मेरा ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप का तो बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं कर सकते, बिकॉज़ ही हैज अ सर्टेन पर्सनालिटी आल्सो ना, आप उनका डिस्प्लेजर नहीं अफोर्ड कर सकते। तो जो जफर अलाली साहब कह रही हैं वो अपनी डेफिशिएंसीज को जरूर एड्रेस करेंगे, बट फॉर द फ्यूचर, ये अभी बिल्कुल नियर फ्यूचर के लिए कुछ नहीं होगा। नहीं, आई डोंट थिंक सो, दिस इज माय असेसमेंट। मैं ये समझता हूँ कि हम अनड्यू एक कंसर्न और स्केयर पैदा कर रहे हैं अपने सिस्टम में। आई डोंट फोरसी, मेरा जाती जो ख्याल है, इंशाल्लाह लेट्स होप, वैसे भी लेट्स होप कि सैनिटी प्रिवेल्स इन द रीजन। हम तो वैसे भी प्रो वॉर नहीं है, हम तो हमेशा एंजॉय आवर विक्ट्री, वी शुड सेलिब्रेट आवर विक्ट्री, वो आएगा वो भी देख लेंगे। हां, और जो पॉजिटिविटी आई है उसको भी एंजॉय और सेलिब्रेट करना चाहिए। वक्त खत्म हो गया सेगमेंट का, सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे आज प्रोग्राम में वक्त दिया। व्यूअर्स, जनरल समरेश साले साहब हमारे साथ मौजूद है, बड़ी तफसील से हमने कोशिश की कि जो पूरी सूरत हाल है इसका एनालिसिस। एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक से वापस आके मजीद कुछ ये और इंटरनल इश्यूज भी उन पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा जी। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक में जाने से पहले भी हम बात कर रहे थे जो अभी एक हालिया सूरत हाल बनी थी पाकिस्तान और भारत के दरमियान, और अभी जो सीज फायर हुआ है अमेरिका ने जिसको ब्रोकर किया है, उसका क्या, उसके बाद की क्या मामलात हैं, क्या तवक्कुआत हमें रखनी चाहिए इस पूरे सूरत हाल से? क्या भारत टाइम ले रहा है जस्ट टू रीग्रुप, और दोबारा जो है वो क्या किसी किस्म का इस तरह का हमला उनकी तरफ से किया जा सकता है? जो बॉडी लैंग्वेज थी कल भारतीय वज़ीर आज़म की, उसको लेके बहुत सारे लोग बहुत सारा कुछ रीड कर रहे हैं, तो थोड़ा सा तज्जिया शामिल करेंगे। कुछ एक दो पॉलिटिकल इंटरनल इशूज़ उन पर भी बात करूंगी। हमारे साथ प्रोग्राम के इस हिस्से में मौजूद हैं सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रऊफ हसन साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका आपके वक्त के लिए, और सर बड़ी आपकी जो है वो एक गहरी निगाह होती है इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर और इन सारे मामलात के ऊपर भी। सर सबसे पहले तो क्योंकि आफ्टर दिस एंटायर थिंग में कॉन्फ्लिक्ट पहली दफा आप मेरे प्रोग्राम में आए हैं, अगर थोड़ा सा आपसे कहूँ कि एक ब्रीफ सा बैकग्राउंड ये सेट कर दें कि आप जहाँ से सिचुएशन को देख रहे हैं, आपके ख्याल में नरेंद्र मोदी ने, इंडिया ने इस सिचुएशन को यहाँ तक एस्केलेट क्यों किया? वो क्या टारगेट था जो वो अचीव करना चाह रहे थे, वो टारगेट आप समझते हैं उन्होंने अचीव कर लिया? थैंक यू, बहुत मेहरबानी। देखिए खान साहब, हमेशा नरेंद्र मोदी के बारे में उनका एक स्टांस रहा है, एक पोजीशन रही है कि दिस मैन इज नॉट ट्रस्टवर्दी, और इसके दिल में पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए बहुत शदीद नफरत जो है वो भरी हुई है। हाँ। और ये हमेशा उन्होंने उसको बहुत उसका रैशनल था, लॉजिक था और रीजन थी जिसकी वजह से उन्होंने कहा था। और जब से ये आया है, नाउ इट इज मोर देन 10 years, तो ये पाकिस्तान के खिलाफ आप देखिए वन आफ्टर द अदर जो भी ये इसकी स्कीमिंग है, जो भी इसका यही रहा है कि किसी तरीके से पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाए, पाकिस्तान को कमज़ोर किया जाए और पाकिस्तान को इंटरनेशनल कम्युनिटी में रुस्वा किया जाए। तो उसमें कामयाब नहीं हो सका, जिसकी वजह से इसकी जो फ्रस्ट्रेशन लेवल है वो बहुत बड़ी हुई है। हाँ। और अभी भी इसका पहलगाम के ऊपर भी जब देखिए कि जब वो अटैक हुआ है तो 10 मिनट के अंदर इसने एक्यूज कर दिया था पाकिस्तान को। अब 10 मिनट में क्या वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई थी? और अगर इसको पता था पहले से, तो वो उस सिस्टम में आपको पता है कि इंडिया के अंदर से भी बहुत शदीद किस्म के क्रिटिसिज्म हो रहा है इसके ऊपर कि ये सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसीज का फेलियर है। हाँ। तो मैं मतलब बिल्कुल इस नरेंद्र मोदी को बिल्कुल हम ट्रस्ट नहीं करते, और हमें ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, रियासत पाकिस्तान को ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। और जहां तक ये जो आपका ये सीज फायर ब्रोकर हुआ है, देखिए ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको कि बहुत डीपली जाके आपको स्टडी करना चाहिए। क्यों करवाया? ये एक एस्पेक्ट है जिसको हमें समझने की जरूरत है कि क्यों डोनाल्ड ट्रंप इन्वॉल्व हुए। देखिए अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात किसी से ढके छुपे हुए नहीं है, वो कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे हुए। खान साहब के जमाने में थोड़ा सा एक इम्प्रूवमेंट हुई थी,
ट्रंप के साथ उनकी एक साथी एसोसिएशन हुई थी जिसके बाद कुछ इम्प्रूवमेंट हुई थी, लेकिन बाय एंड लार्ज उसके बाद देखिए कि क्या ताल्लुकात की जो है वो क्या नौयत रही हुई है, वो ट्रस्टवर्दी नहीं है। अमेरिका का जो पॉन है इस खत्ते में वो इंडिया है, क्योंकि बेसिकली उनकी जो लार्जर पॉलिसी पैराडाइम है उनका वो है चाइना को कंटेन करना, और चाइना को कंटेन करने के लिए उनका जो हवारी है, उनका जो पार्टनर है वो इंडिया है, वो पाकिस्तान नहीं है। और ये उम्मीद लगाना कि वो पाकिस्तान और इंडिया के साथ पैरिटी का बर्ताव करेंगे, ये बिल्कुल मेरा ख्याल है खामख्याली होगी, वो कभी भी पैरिटी का बर्ताव नहीं करेंगे। अब ये जो ब्रोकर की है, इसकी सीज फायर जो की है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए 3-3.5 दिन तो बिल्कुल खामोशी तारी रही थी पाकिस्तान में जी। और उसके बाद जब असॉल्ट हुआ, अब चौथी जब इन्होंने हमारे बेसिस के ऊपर अटैक किया, हार्टलैंड पाकिस्तान में बेसिस के ऊपर अटैक किया, तो उस वक्त पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है वो हरकत में आई। और उसके बाद जो हुआ वो तो मिथिकल प्रोपोर्शंस की एक कहानी है, और वो मेरा ख्याल है कि बयान की जाएगी, उसके ऊपर तो किताबें भी लिखी जाएगी। बिल्कुल। तो ये हमें उम्मीद नहीं लगानी चाहिए कि अमेरिका कभी भी पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा इस खत्ते में। वो लाजमी बात है वो इंडिया को रियार्म करेंगे, एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो हॉस्टिलिटीज है वो दोबारा शुरू होने का जो अंदेशा है वो मौजूद है। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका को या नरेंद्र मोदी को इसलिए स्टेप इन करना पड़ा क्योंकि पाकिस्तान का जो रिस्पॉन्स था भारत उसको बर्दाश्त नहीं कर सका, एंड लाइक यू आर वेरी राइटली पॉइंटिंग आउट कि भारत जो है वो रीजन के अंदर उनका एलाई है, उनका पॉन है, जो भी लफ्ज इस्तेमाल कर लें, तो फिलहाल उनको टाइम बाय करने के लिए, देने के लिए उनको एक ब्रीदिंग स्पेस लेके दी है डोनाल्ड ट्रंप ने। जी वो भी, और इसके साथ साथ एक और भी कहानी है कि इस खित्ते में इस वक्त जो हुआ है उन 4 घंटों में, 10 मई की सुबह को 4 घंटों में जो इंडिया के साथ हुआ है, वो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है दुनिया भर में। इसलिए इस वक्त तक जो एक कॉमन परसेप्शन रही है फाइटिंग आर्मामेंट्स के बारे में कि जो वेस्टर्न आर्मामेंट्स है वो बहुत ज्यादा सुपीरियर है, और लेकिन ये जो हुआ है 4 घंटे में वो उसकी काया पलट गई है। और इस वक्त जो दुनिया जहान में जो बातचीत हो रही है वो ये हो रही है कि ये कैसे हुआ। क्या अब आप देखिए वो रफेल के आप देखिए जाके स्टॉक मार्केट में देखिए, और आप ये चाइनीज कंपनी जो है उसको जाके देखिए, चाइनीज कंपनी के शेयर्स ऊपर बढ़ते जा रहे हैं और रफेल जो है वो रॉक बॉटम पे चला गया हुआ है। तो असल जो लड़ाई है अब इस वक्त वो ये देखना है, और बल्कि मैं फेयर करता हूं, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फेयर ये करता हूं कि ये खत्ते को बहुत ज्यादा आम किया जाएगा, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते कि चाइना असेंडेंसी ले इस मुल्क में, और वो भी पाकिस्तान की पार्टनरशिप के साथ। कंसिक्वेंटली जो है इंडिया को पूरी तरह आम किया जाएगा, और पॉसिबली जो उसकी जो वेपनरी आएगी वो और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड वेपनरी आएगी। ऑलरेडी F-35 की बात हो रही है, अमेरिकन प्लेन्स की बात हो रही है, और भी बहुत सी ऐसी एडवांस्ड जो आर्मामेंट्स हैं उनकी बात हो रही है। तो ये अब सारी वेस्टर्न सपोर्ट जो है वो इंडिया के पीछे होगी, क्योंकि जो चाइना के खिलाफ लार्जर पॉलिसी है, एम्बिट ऑफ दैट पॉलिसी इज के चाइना को कंटेन करना है। और अब पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत ही एक डिसाइसिव मोमेंट है। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पॉलिसी में जो एक एम्बिवलेंस रही है पिछले कुछ देर में कि जी इधर या उधर, जो कि मैं उसके बारे में लिखता भी रहा हूं, वो मेरा ख्याल है खत्म हो जानी चाहिए। आई थिंक वो एक डिसाइसिव किस्म का एक रोल पाकिस्तान को अपनी स्ट्रेटेजिक और फॉरेन पॉलिसीज में लेके आना पड़ेगा, और मामला उसी तरीके से आगे ही बढ़ेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम वेस्ट के साथ अपने ताल्लुकात खराब करें, लेकिन हमें अपनी प्रायोरिटीज को दुरुस्त करना होगा कि कहाँ हम स्टैंड करते हैं और कौन हमारे जेन्युइन फ्रेंड्स हैं। लेट मी अश्योर यू, वेस्ट कभी आपका एक जेन्युइन फ्रेंड के तौर के ऊपर सामने नहीं हो सकता। मेरा ख्याल है ये तो खैर ऑब्वियसली वी काइंड ऑफ अंडरस्टैंड दैट आल्सो। मुझे एक ब्रेक लेनी है सर, ब्रेक से वापस आके आपने जो भी बात की ना कि इस रीजन के अंदर अब हेवीली आर्म किया जाएगा, और ये बात जाहिर है बहुत से लोग और भी मैंने देखा एक दो जगह पे प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं अगर नियर फ्यूचर में नहीं लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए भारत को जो है अब इक्विप करने की कोशिश की जाएगी, ताकि फ्यूचर में अगर दोबारा भारत ऐसा कोई फ्रंट खोले तो भारत के साथ ये कुछ ना हो जो कि अभी हुआ है। लेकिन इसी नुक्ते पर कि क्या अगर दोबारा कोई फ्रंट खुलेगा तो क्या होगा, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। व्यूअर्स हमारे साथ रहेगा।
जी वेलकम बैक नाजरीन। रऊफ हसन साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करें यही पाकिस्तान और भारत की जो सूरत हाल है इसके हवाले से। सर, जहाँ पे हमने काफ़ी एक दो चीज़ें हैं जो एनालाइज कर ली और आपने ये कहा कि ये जो एलाय है अगर इस रीजन में कोई या काउंटर वेट जिसको समझते हैं चाइना का वेस्ट में और ख़ासतौर पर अमरीका में, वो भारत को समझा जाता है। हैविंग सेड ऑल ऑफ दिस सर, आपको लगता है कि सारे मामले में जहाँ पे मिलिटरीली हजीमत उठाना पड़ी है भारत को, पॉलिटिकल क्या कॉस्ट है उस पर भी मैं बात करूँगी अभी आपसे, लेकिन डिप्लोमेटिकली भी सर ये उनकी नाकामी है, उनकी शिकस्त है, क्योंकि वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान के मामलात को बायलैटरल कहते आए हैं। वो किसी भी चीज़ में किसी और की इन्वॉल्वमेंट को मानते नहीं हैं। ना सिर्फ अमेरिका ने आके सीज फायर कराया एक कॉन्फ्लिक्ट का जिसका आगाज भारत ने किया था, बल्कि अब उनके जो सदर हैं वो अपनी ट्वीट्स के अंदर कश्मीर का बार बार जिक्र कर रहे हैं। तो हाउ डू यू लुक एट दैट? ठीक है, आई डू अंडरस्टैंड, वी शुड कीप इन माइंड कि भारत शायद कश्मीर के ऊपर कोई सब्सटैंशियल पेशरफ्त नहीं होने देगा, लेकिन एज ऑफ नाउ आप इसको कैसे देख रहे हैं इस डेवलपमेंट को? देखिए, जो मोदी की स्पीच है कल की, अगर आप वो आई एम श्योर आपने देखी होगी, आपने सुनी होगी, तो उसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है कि जी हाँ, कश्मीर पर बात होगी, लेकिन सिर्फ उस कश्मीर की जो उनके कहने के मुताबिक पाकिस्तान के कब्जे में। हाँ। और इसके अलावा उन्होंने जो इंडस बेसिन का जो मुआहदा जो इन एबेंस होल्ड किया हुआ है, वो भी उसके ऊपर उन्होंने कहा जी कि वहां भी कोई चेंज नहीं आएगी। सो बेसिकली सीज फायर इज ओनली टू द एक्सटेंट के जी जो आपस में जो हमारी हॉस्टिलिटीज थी, जो कॉन्फ्लिक्ट था, वो खत्म कर दिए गए, लेकिन जो आउटस्टैंडिंग इश्यूज है उनके बारे में मोदी साहब ने बड़ा कैटेगोरिकल स्टांस लिया कल के, कि उनमें इसी तरीके से मूवमेंट हो सकती है, और वो जो मूवमेंट है वो पाकिस्तान नहीं वो चाहता, उस तरह की मूवमेंट नहीं चाहता। पाकिस्तान जो कश्मीर का एक कॉम्प्रिहेंसिव हल चाहता। बिल्कुल। सो इस बारे में तो बिल्कुल किसी किस्म का डाउट हमारे ज़हन में नहीं होना चाहिए कि मोदी साहब। लेकिन सर, आपका यही ओपिनियन रहेगा कीपिंग इन व्यू के इस वक्त अमेरिका की एक एक्टिव इन्वॉल्वमेंट उन्होंने शो किया, एक तो ये बात है, दूसरा ये कि वहां पर इस वक्त सदर डोनाल्ड ट्रंप है, उनकी अपनी शख्सियत भी एक फैक्टर है जिसको शायद हमें डिस्काउंट नहीं करना चाहिए। अगर आपने उनकी वो गुफ्तगू सुनी हो तो उन्होंने बड़े कैजुअली कहा, उन्होंने कहा जी मैंने उनको कहा मैं आपके साथ ट्रेड नहीं करूंगा, आप सीज फायर नहीं करेंगे। तो डोंट यू थिंक वो भी एक पर्सनालिटी फैक्टर भी है जो शायद कोई पेशरफ्त करने पर इनको मजबूर कर सके? देखिए, पर्सनालिटी फैक्टर होता जरूर है, लेकिन ट्रंप साहब बहुत कुछ कह जाते हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत कुछ कहते हैं। हाँ। और वो एक हर चीज को, हर लफ्ज को आप सीरियसली नहीं लेते हैं। और मैं आपको बताऊं, ये फ्रैंकली मैं बिल्कुल इस बारे में बहुत सर्टन हूं कि वो इंडिया को प्रेशराइज नहीं करेंगे, वो इंडिया को प्रेशराइज नहीं कर सकते। ट्रेड वॉल्यूम उनके साथ बहुत ज्यादा है, और फिर इंडिया जो है उसका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड जो है, अगर आप उसको भी उठा के देख लीजिए, तो इंडिया अपने आप को बहुत बड़ी पावर समझता है, और वो किसी की परसुएशन से वो कभी अपना जो उनका एक ट्रेडिशनल हिस्टोरिकल स्टांस है, बी दैट अबाउट कश्मीर एंड नाउ अबाउट इंडस बेसिन, वो मेरा नहीं ख्याल कि उसको अंडर प्रेशर और अंडर परसुएशन, दोनों चीजों का, दोनों लफ्ज मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, वो उसमें किसी किस्म की कोई चेंज आएगी। सो ये जो टेंशन है ये कंटिन्यू करेगी। मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान के लिए एक लम्हा फिक्रिया इस कॉन्टेक्स्ट में है कि अब पाकिस्तान को, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, कि जो एक एम्बिवलेंस है इनकी पॉलिसीज में, बी दैट स्ट्रेटेजिक और फॉरेन, एक्चुअली इट्स अ मिक्सचर ऑफ बोथ, वो खत्म इनको करनी पड़ेगी, और उनको देखना पड़ेगा कि ये हाँ, इनकी जो सिक्योरिटी है, इनका जो फ्यूचर सिक्योरिटी है, इनका जो मुस्तकबिल जो है वो कहाँ बिलोंग करता है, और वहाँ इनको ज्यादा अपने आप को डिवोट करना पड़ेगा। वेस्ट के साथ ताल्लुकात हमारे हैं, रहेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि जब तक ये करंट सिनारियो जो है चाइना को कंटेन करने की पॉलिसी जो वेस्ट की है, लेड बाय अमेरिका, वो कंटिन्यू करती है, उस वक्त पाकिस्तान का कोई एक लार्जर रोल जो है वो अमेरिकन जो परसेप्शन है उसमें नहीं आता, मैं नहीं देख रहा कम अज कम। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, थोड़े से एक दो इंटरनल इश्यूज, एक तो ये कि सर आज मुलाकात का दिन है, मुलाकात के दिन में बहुत सारी खबरें आ भी रही होती हैं और बहुत ज़्यादा गिले शिकवे भी आप लोगों के होते हैं कि जिनका नाम दिया गया, मिलने नहीं दिया एंड ऑल दैट, लेकिन आज जो है वो कम से कम फैमिली को जो है वो बगैर किसी डिसरप्शन के या बगैर किसी इशू के मिलने दिया गया है। उसके अलावा सर आपके पास कोई अपडेट है आप लोगों की, जो जिस तरह आप चाहते थे कि आज मुलाकात हो सकी है खान साहब से या नहीं? देखिए, हमने 6 लोगों के नाम भेजे थे, उनमें से 3 की मुलाकात हो गई है, गौहर साहब की मुलाकात हो गई है, इसके अलावा सलमान सफ्दर साहब की और ज़हीर अब्बास साहब की मुलाकात हुई है। 3 लोगों की मुलाकात नहीं होने दी, तो मेरा ख्याल है कि चलिए साराने से ही कुछ तो प्रोग्रेस हुई है, खुश आइंद है वो। बहनों की माशाल्लाह 3 की मुलाकात हो गई है, अलीमा बीबी की, उस्मा की और नौरीन बीबी की मुलाकात हो गई है, विच इज़ वेरी पॉजिटिव। मैं इसको एक इंकरेजिंग साइन देखता हूँ, और मेरा ख्याल है कि ये जो अभी आप देखिए ना, एक डिफरेंट एस्पेक्ट भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये वॉर का जो है, ये वॉर आप देखिए जो कौम का जज्बा देखिए किस तरीके से है। अब ये जो यूनिटी का एक एलिमेंट आया है, नजर आया है, बहुत देर के बाद कौम में नजर आया है। अभी भी उसके नीचे जो है वो डाउट्स हैं
क्योंकि जो माशरा इस वक्त डिवाइडेड है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं उनको ये महसूस करना चाहिए, उनको ये जानना चाहिए कि यूनिटी के बगैर जो है कोई कौम जो है वो कभी अपने पाँव पे खड़ी नहीं हो सकती। और यूनिटी जो है इस मुल्क में बड़ा कैटेगोरिकली स्टेट करता हूँ, वो खान साहब के बगैर नहीं आ सकती। इस वक्त जो पोलिटिकल लीडर है मुल्क में वो सिर्फ खान साहब ही हैं। और मेरा ख्याल है कि आज की जो खुशाइंद प्रोग्रेस है जिसको मैं कहता हूँ, बहनों की मुलाकात हो गई है, हमारे 3 वकला की भी मुलाकात हो गई है, इसको अगर आप एक कहें कि ये एक आगे की तरफ एक कदम है, तो ये कदम जो है ये बढ़ता रहना चाहिए। हाँ। और चीजों को नॉर्मलाइज होना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और इस मुश्किल वक्त में हमारा जो स्टांस है, हमारी सोशल मीडिया का किरदार आप देखिए इसमें कम अकेला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया ने इंडियन सोशल मीडिया को टेक ऑन किया हुआ था और पूरी तरह उनको इन्होंने पसपा किया है। ऐसा ही है। और इसके अलावा जो यूथ है, जो पीटीआई के यूथ है, वो सब व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान, आपको पता है ना जहां पर इस तरह के इश्यूज होते हैं सब प्रोपेगेंडा करने के लिए और क्रिटिक्स भी बहुत सारे होते हैं। मैंने बहुत सारी जगहों पर एक बात देखी, मैंने देखा कि पाकिस्तान एक मौकफ है जिसको फैलाने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑफिशियली किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर अफवाज पाकिस्तान की जो है वो ना तो तारीफ की ना उस तरह से सपोर्ट की। सर मैं आपकी मौजूदगी का फायदा उठा लेती हूँ और आपसे पूछ लेती हूँ कि आप लोग क्या समझते हैं कि किस तरीके से, जिस तरह से दुश्मन को पसपा किया, ऑल्दो आपने अभी जितनी गुफ्तगू की है मेरे प्रोग्राम में आपने इन सो मेनी वर्ड्स ये बोला है, लेकिन मैं फिर भी कैटेगोरिकल सवाल आपसे करती हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सारे मामले में अपने अफवाज के किरदार को कैसे देखती है? सर देखिए, हमने पहले दिन से ये जो प्रोपेगेंडा है ये कंप्लीटली फॉल्स है। अब जो ही ये अटैक हुआ है उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पहली स्टेटमेंट पढ़ी है, दूसरी स्टेटमेंट पढ़ी है, परसों हमारी पीसी और पीसी की मीटिंग हुई है, उसकी स्टेटमेंट जो देखिए वो हम रिलीज किए, हमने कल रिलीज हुई है, वो देखिए हर जगह हमने आर्म फोर्सेस के किरदार को हाईलाइट किया है और अपलॉड किया है। और हमने कहा है कि ये जो है ये बहुत बहादुराना तरीके से लड़े हैं और उसमें ये जो स्पिरिट है, मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये है कि ये जो एक यूनिटी की स्पिरिट है इसको कंटिन्यू करना चाहिए, इसको फॉस्टर करना चाहिए, इसको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि कोई भी मुल्क जो है वो नहीं लड़ सकता बगैर अपनी आवाम की सपोर्ट के। और ये मोमेंट देखिए, यहाँ मुख्तलाफात के बाद, सियासी इख्तिलाफात के बावजूद जो आवाम है वो सब और इंक्लूडिंग पीटीआई एक ही पेज के ऊपर खड़े हुए हैं और हमने सपोर्ट किया है रियासत को, हमने सपोर्ट किया है आर्म फोर्सेस और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी है इस सारे मामलात में। लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एक डिस्क्रिमिनेटरी रवैया अपनाया गया हुआ है उससे हम नाला है और हम चाहते हैं कि वो खत्म हो। एक सेंस ऑफ पॉजिटिविटी और एक सेंस ऑफ यूनिटी जो इस वक्त आई है, वो जिस भी वजह से आई है, वो इसको हम आगे लेकर बढ़ सकें, बिकॉज जाहिर है वो इस मुल्क के इंटरेस्ट में है कि अगर ये वाली जो चीजें हैं ये प्रिवेल करें हमारे सिस्टम के अंदर। सर थोड़ा सा एक पैगाम, वैसे तो मुझे ये बताइएगा कि आपके पास कोई खबर है कि खान साहब की तरफ से क्या कुछ कहा गया है आज, अगर कोई ऐसी चीज है जो कि हम मिस कर रहे हो जरूर उस पर अपडेट कीजिएगा। साथ ही साथ सर ये खबर चल रही है कि जुनैद अकबर साहब को जो है वो खान साहब की तरफ से पैगाम भिजवाया गया। पहले ये कहा गया था कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप छोड़ दें, जो कि उन्होंने अब छोड़ दी है, और ये कहा गया कि अब वो किसी एहतजाजी तहरीक का आगाज करें। तो थोड़ा सा सर इसके ऊपर कि ये तो एक तो ये कि छोटी ईद के बाद कहा गया था कि चलेगी तहरीक, उसका कुछ पता नहीं चला कि क्या हुआ। अब जब आप कहते हैं आप तहरीक चलाएंगे तो क्या एजेंडा है सर? देखिए, एक तो खान साहब ने जो आज की स्टेटमेंट है उनकी, वो मोदी के बारे में, जो कि मैंने आपके प्रोग्राम के शुरू में ही मैंने वो जो उनकी जो सेंटिमेंट्स है वो एक्सप्रेस कर दिए थे, वही उन्होंने रीइटरेट किया है कि ये इज नॉट ए ट्रस्टवर्दी पर्सन। इसकी रगों में पाकिस्तान की नफरत और पाकिस्तानियों की नफरत जो है वो बहती है और वो आप इसको ट्रस्ट कर ही नहीं सकते हैं। सो पाकिस्तान विल हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, नो। और जिस तरीके से आम कर रहे हैं अब और करेंगे, और जैसे कि मैंने कहा है वो मेरा ख्याल है कि एक मुश्किल वक्त होगा। इसके अलावा आगे जो आपने आगे बढ़ने की बात की है जुनैद अकबर साहब, सर ये जो जुनैद अकबर साहब के बाद खान साहब ने ये कहा था कि केपी से उन्होंने कहा था कुछ दिन पहले की तहरीक का आगाज किया जाए, और चूंकि पैक का चेयरमैन होना जो है वो बजाते खुद एक पूरी फुल टाइम असाइनमेंट है, तो उन्होंने कहा था कि आप छोड़ दीजिए। लेकिन आज जो अलीमा बीबी ने स्टेटमेंट दी है वो ये है कि उन्होंने जुनैद साहब के ऊपर छोड़ा है कि अगर आप फील करते हैं कि आप ये दोनों काम इकट्ठे कर सकते हैं तो कंटिन्यू करें एज पैक चेयरमैन, अदरवाइज आप पैक चेयरमैन जो है उस ओहदे से रिजाइन करें और आप कुलियतन जो है वो आप जो केपी में आपने मूवमेंट शुरू करनी है, उस केपी से मूवमेंट मकसद है ये इस पॉइंट इन टाइम का इंतखाब क्यों मूवमेंट के लिए? मूवमेंट जैसे मैंने पहले कहा कि आप लोगों के बकौल बहुत पहले चलना थी, अब चल रही है, तो क्या मकसद है, कौन आपके साथ है, आप लोग इंडिविजुअली चला रहे हैं? थोड़ा सा अगर ब्रीफली इस पे बात कर ले, वक्त मेरे पास अब थोड़ा महदूद है।
देखिए हमारा जो ये जिस ऐसे में ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ इंडिया के साथ, हमारी मूवमेंट, हमारे जो प्लान्स थे वो 5 तारीख से आगे थे, लेकिन क्योंकि ये सब कुछ प्रॉब्लम हो गया था तो इसलिए हमने उसको मौखर कर दिया था। अब ये हालात जो है नॉर्मलाइज होंगे तो लाजमी बात है कि हमने मूवमेंट जो है वो अपनी शुरू करनी है, पुरअमन मूवमेंट है वो, और उसमें जो प्लेटफॉर्म है हमारा वो होगा जो कि हमारा वो जो इस वक्त जो बाकी पॉलिटिकल ग्रुप्स के साथ हमने मिलकर बनाया हुआ तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, उस प्लेटफॉर्म से एक्टिविटी शुरू होगी। लेकिन केपी में जो एक्टिविटी है वो सिर्फ पीटीआई के प्लेटफॉर्म से होगी और उसको लीड करने के लिए भी खान साहब ने जुनैद साहब का नाम दिया है, वो उसको लीड करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। जो इस वक्त एक रीजन के अंदर सूरत हाल डेवलप हुई थी उस पर भी हमने बात की, जो पॉलिटिकल सूरत हाल है और जो तहरीक की बात है उस पर भी हमने उनसे वजाहत ली। प्रोग्राम न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।